नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में नागरी लिपि की भूमिका विषय पर 17 फरवरी 2025 को हिंदी विभाग, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और नागरी लिपि परिषद के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर किरण हजारे कहते हैं। हम देखते हैं एक मुद्रा का सीधा और उल्टा दोनों एक बराबर है कि एक मुद्रा का है हिंदी और नागरी। और नागरी लिपि जो है ये भारत की प्राचीनतम लिपि है। भले इससे पूर्व में ब्राह्मी लिपि की बात हमारे वक्ताओं ने कहा है कि हरिपाल सिंह जी ने भी कहा है, फिर हमारे सनातन जी ने भी कहा है कि ब्राह्मी लिपि भी पुरानी है। आज थाईलैंड की जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि से है। आज जो ये म्यांमार की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुआ है। कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सभी की लिपि जो है वो लिपि अभी तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ देश में आए थे, उनका भाषण आप लोग यूट्यूब में आया है। आपने कितना सुंदर से उसने कहा है कि हमारा पूर्वज भारत से ही है, हमारी संस्कृति भारत से ही है, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। तो इस प्रकार से पूरे पूर्वज शाम देश, थाईलैंड, वहां तक हमारी संस्कृति का विश्व संचार हुआ था एक समय में। जो पल्लवों के समय में, जो साउथ के दक्षिण के जो राजा थे, जो डायनेस्टी था, राजवंश, पल्लव राजवंश, और इसके बाद चोल के समय में ही सबसे अधिक विकास हुआ था। और चोल और पल्लव साम्राज्य के समय में नागरी लिपि का ही प्रयोग किया था, क्योंकि इसका प्रामाणिकता है इनके मुद्रा। अभी भी चोल के अभी बहुत सारे मुद्रा मिला है। कंबोडिया में भी अभी कुछ समय पहले वीडियो भी आया था। कंबोडिया में भी जो मुद्रा छपाया गया था वो नागरी लिपि में, उसमें मतलब राजाओं का नाम और देश का नाम वो लिखा हुआ था नागरी लिपि में। इसलिए नागरी लिपि इस देश की एक हिसाब से अभी सुरेश चंद्र जी ने ही कहा था कि इसको हम भारत के दायरे में न रखें, इसे हम विश्व स्तर पर लेके जाएं। भारत के अंदर में एक राष्ट्रीय एकता को मजबूती बनाना है, अगर राष्ट्रीय एकता को बना के रखना है तो हमें नागरी लिपि की आवश्यकता है। अगर नागरी लिपि के द्वारा हम एक दूसरे को जान पाएंगे, हम तमिल को जान पाएंगे, असमिया को जान पाएंगे, बंगाली को जान पाएंगे, मराठी को जान पाएंगे, हम कन्नड़ को जान पाएंगे, मलयालम जान पाएंगे, पंजाबी को जान पाएंगे। हमारे जो अक्षर हैं उसमें जो स्वाभाविक ओढ़ी हुई नहीं, स्वाभाविक एकात्मता है, उससे ही राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, समाज की अखंडता, समाज की एकता सब अक्षुण्ण रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आते व्यवहार पक्ष पर। व्यवहार पक्ष में जब यूनिकोड आ गया तो हमारे लिए बड़ा सरल हो गया। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि एक लेटर दुनिया भर की भाषाओं को लिया और एक लेटर को एक कोड दे दिया। अभी बहन जी ने जैसे बताया, मैंने यहाँ कुछ प्रकल्प शुरू किए जिसमें गरीब कन्याओं को सिलाई भी सिखाई जाती है और सिलाई सीखने के बाद उनको सिलाई मशीन निःशुल्क दी जाती है। इसके साथ साथ मैं यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में ट्रस्टी हूँ। हम लोग वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। हम बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी हिंदी सीख रहे हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और कुछ हमारे स्वयंसेवक हैं जो घर में जाकर निःशुल्क हिंदी पढ़ाते हैं। उसके भारत आजाद हुआ था तो नॉर्वे पहला देश था जिसने जो है भारत को की आजादी को स्वीकृत किया था और सहयोग किया था। इसके लिए भी एक ताली हो जाए। नॉर्वे दुनिया के सबसे उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जहां पर 19 जून से लेकर 31 जुलाई तक उत्तर नॉर्वे में सूरज नहीं डूबता है। उस देश में सूरज नहीं डूबता है और 5 महीने सर्दी रहती है। तो किसी तरह का भी मौसम हो, ये बच्चों की वाली लाइन बताकर बस खत्म करता हूँ। किसी भी तरह का मौसम हो, किंडरगार्टन में चाहे वो बर्फ गिर रही हो, चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे कड़ी धूप हो, बच्चों को आसमान के नीचे रखा जाता है। 6 महीने से तक का बच्चा वहां आ सकता है। उसमें माता पिता को बुलाया जाता है, बर्फ गिर रही है और बच्चों के खेल के साथ तुम भी सम्मिलित हो। जब हम अपने देश के मौसम के से परिचित नहीं होंगे, हम देश की
व्यवस्था से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था के मौसम में जब तक हम बाहर नहीं रहेंगे आसमान के नीचे, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हर घंटे सीखना है, हर घंटे बढ़ना है। मतलब हिंदी से मैं आपके सामने दो शब्द साझा करके, आपके सामने प्रस्तुत करके आपसे मेल मिलाप की बातें कर सकता हूं। अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो फिर आपके सामने मैं मेरे शब्द, दो शब्द हो, एक शब्द हो, कुछ एकता की बात हो, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे मूल और महत्वपूर्ण भूमिका नागरी लिपि की इसलिए है ताकि जो हम भाषा हिंदी करते हैं लेकिन लिपि अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग लिपि की मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे नागरी लिपि की विशेषता यह है जो हमारे महासचिव जी सर जी डॉक्टर हरि सिंह पाल सर जी ने बताया कि वैज्ञानिकता, ये मैं मानता हूं कि वैज्ञानिकता अपनी हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी बात करने के लिए उदाहरण के तौर पर बिहार का उन्होंने दिया, तो कर्नाटक में भी कई लोगों की वाणी में इसी प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। गलतियां होने और एकता की बात होती है। एकता कैसे आएगी? एकता जब हम एकता की बात हम करते हैं, यूनिटी कैसे होगी, जो संघ कैसे बनेगा, जब लिपि अपनी होगी। अब कर्नाटक में अगर कन्नड़ भाषा है तो लिपि अगर नागरी ले तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर सर ने अभी बताए थे जो भी अलग अलग जो भाषाएं हैं वो लिपि नागरी लिपि अपना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नागरी लिपि से कोई किसी का वाद विवाद नहीं है और हिंदी भाषा का भी वाद विवाद नहीं। ना हिंदी भाषा किसी की क्या किसी धर्म की नहीं है। कई लोगों को लगता होगा कि ये मुस्लिम की भाषा है, ये भी कहना गलत है। हमारी बिल्कुल ये सबकी भाषा है। रूह में अपने भारत के लिए, आप भारत के लिए एक अनमोल रतन कहिए या अनमोल चीज कहिए और एक सूत्र में बांधने की बात कहिए, तो ये केवल भाषा हिंदी से आएगी और नागरी लिपि से आएगी। इस वर्ष शिवाजी कॉलेज में ऐसी विभूति को सम्मानित किया जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं कर्नाटक में जन्मे माननीय डॉक्टर नागनाथ जी ऑल इंडिया रेडियो में विभिन्न विषयों पर अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर चुके हैं। यशपाल का रचना संसार और हिंदी साहित्य के विविध आयाम नामक आपकी पुस्तकें विशेष रूप से चर्चा में रही हैं। आज उसकी तबीयत सही नहीं थी, नहीं वहाँ थी। अब मैं सम्मानित डॉक्टर नागनाथ जी को अभी पहले जी ये आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी की स्मृति में, अपने पिताजी की स्मृति में ये देते हैं। ये ऐसी पत्रिका है जिसमें नागरी लिपि के ऊपर ही होता है, इसमें किससे कहानियां नहीं कोई, जो कुछ भी है नागरी व्यवस्था है इसमें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इस देश की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी होगी। ये संविधान का भाग 17 उसका अनुच्छेद 343(1) उसमें ये व्यवस्था दी गई है। तो ये अगर हिंदी की व्यवस्था दी गई है जो देवनागरी लिपि में है, तो जितना महत्व हिंदी का है उतना ही महत्व नागरी लिपि का भी है। इस रूप में नागरी लिपि आज राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार्य है। और यही कारण है कि जब हम मणिपुर में कार्य करते हैं, वहाँ हम जाते हैं, तो वहाँ के विद्यार्थी और प्राध्यापक कहते हैं कि जब तक हम नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को नहीं सीख लेंगे तो इस देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे। मुख्य धारा अंग और अंश नागरी लिपि है।
मतलब सिर्फ एक भाषा नहीं हो है, गया। सिर्फ लिपि नहीं है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी भी भाषा का या किसी भी लिपि का विरोध नहीं करते। अगस्त को हुआ 1975 को, लेकिन मूलतः इसका पंजीकरण 10 अप्रैल 1975 को, लेकिन इसका बीजारोपण हुआ 23-24 फरवरी 1974 को, जब गांधी स्मारक निधि की बैठक पवनार आश्रम वर्धा में हुई थी और जिसमें आचार्य विनोबा भावे आए हुए थे। तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा था गांधी स्मारक निधि के लोगों से कि अगर इस देश में राष्ट्रीय एकता लानी है तो उसमें नागरी लिपि सबसे बड़ा संबंध स्थापित कर सकती है। भाषा के नाम पर हम में भेदभाव हो सकता है कि हमारी तमिल क्यों नहीं, हमारी कन्नड़ क्यों नहीं, हिंदी क्यों, लेकिन लिपि के नाम पर ये नहीं होगा। तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि आप नागरी लिपि का प्रचार करें। उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री डीपी यादव थे, बिहार वाले। तो उन्होंने कहा था कि यदि आप इस संस्था को चलाना चाहते हैं और भारत सरकार से अनुदान चाहते हैं तो एक नई संस्था का गठन करें, उसका पंजीकरण कराएं। तो उस रूप में नागरी लिपि परिषद का पंजीकरण हुआ 10 अप्रैल 1975 को। अब हम 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं अपनी स्थापना के, अपनी पंजीकरण के, और इस बीच में इसमें बहुत से सहयात्री रहे हैं। आप कभी, चूंकि आप में से ज्यादातर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसमें बड़े बड़े जितने हिंदी साहित्य के महारथी से वो सब जुड़े रहे, जैनेन्द्र कुमार से लेकर के प्रोफेसर डॉक्टर अपने पद्मश्री यशपाल जैन से लेकर के आपके सिद्धेश्वर प्रसाद से लेकर के आपके शंकर दयाल सिंह से लेकर के सब बड़े बड़े महानुभाव इसमें इस हमारी सहयात्री के रूप में हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। पद्म भूषण लोकेश चंद्रा जी हमारे अध्यक्ष रहे, पद्मश्री डॉक्टर मलिक मोहम्मद जी जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष रहे, वो भी हमारे अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जैसे लोग भी हमारे अध्यक्ष रहे। तो इस रूप में बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन इस नागरी लिपि परिषद को मिला। और नागरी लिपि के बारे में जो अज्ञानता है या नागरी लिपि के बारे में जो ज्ञान है वह भी अभी कम है। उसका कारण यह है कि आज भी नागरी लिपि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। हिंदी विषय पढ़ाया अवश्य जा रहा है, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नागरी लिपि होना चाहिए वो आज भी नहीं है। हमने यूजीसी से कहा था कि भाई नागरी लिपि को एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, तो उन्होंने ये पारित भी कर दिया। फिर बाद में सरकार बदल गई, फिर दूसरी बात आई, वो बात में कहीं विलुप्त हो गई। हम चूंकि किरण हजारिका जी हमारे बीच में हैं, इनके माध्यम से इस बात को हम रखना चाहते हैं कि जब तक नागरी लिपि को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो सकेगा जितना कि आज रोमन लिपि में लिखी जाने वाली। एक दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ पड़ा है कि एक लिपि के दम पर यूरोप ने कितनी बड़ी प्रगति की है। तो जिस दिन भारत में अगर नागरी लिपि के माध्यम से भारत की तमाम भाषाओं का विकास होना शुरू होगा, यानी कि नागरी लिपि में हम दूसरी भाषाओं को भी लिखना, उसके साहित्य को पढ़ना पढ़ाना शुरू कर पाएंगे, समझना वो हिंदुस्तान की कल्चरल आज़ादी का दूसरा दिन होगा। आप हम बाकी प्राणियों से इसीलिए इस प्लेनेट पर, इस धरा पर विशिष्ट बनते हैं क्योंकि हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को संग्रहित करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, और यहीं से हमारी संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो भाषा का जब कभी आविष्कार किया होगा मानव ने, तो वो अगर ना हुई होती तो मुझे मालूम नहीं कि बाकी धरती के प्राणियों की तरह से हम कहाँ खड़े होते, कहाँ ना होते। तो विषय क्या है? भाषा से जुड़ा हुआ। तो भाषा ही वो महत्वपूर्ण बिंदु था, प्रस्थान बिंदु है, जो पूरी मानव इतिहास के विकास की यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है, और ये उपलब्धि मनुष्य ने अर्जित की है। मैं इसी भाव से पूरी मानव जाति के प्रति नतमस्तक हूँ। दूसरा विचार बिंदु मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागरी लिपि के बारे में सोचना और उसके प्रचार प्रसार करना, ये एक इतना पवित्र कार्य है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये अपने लक्ष्य में संस्था कब पहुंचेगी, लेकिन जिस दिन ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, आप देखना भारत की स्थिति विश्व में दुनिया के सिरमौर राष्ट्रों में से एक हो जाने वाली है। विकास को लेके कोई बड़ी बाधा बनती है तो वो बनती है हमारी भाषागत विविधता।
कोई एक भाषा का दूसरी भाषा से दुर्भाव नहीं है, कोई उनमें अलगाव नहीं है, लेकिन एक भाषा, एक लिपि किसी राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकती है, वो उदाहरण मैं कोरिया से उठाता हूं, क्योंकि कोरिया और भारत एक ही दिन आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और साउथ कोरिया कहाँ खड़ा है, दक्षिण कोरिया कहाँ खड़ा है, और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे और उसके विकास की स्थिति में कितना अंतर, सिर्फ और सिर्फ भाषा की मुझे मुख्य कारण नजर आती है, और वो आपके सारे उन प्रश्नों का जवाब देती है। कोरिया की ये प्रगति, जो आप कहेंगे अंग्रेजी में मेडिकल की किताबें नहीं, इस लिपि में ये नहीं लिखा जा सकता वगैरह वगैरह, कोरिया ने अपनी कोरियन लिपि में ही तमाम साहित्य सृजित किया है दुनिया का। वो जापानियों से आजाद हुए थे, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। दो विभाजन उनके भी हुए, हमारे भी हुए, भारत पाकिस्तान, उनके नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, लेकिन वो भाषा उनकी इतनी बड़ी शक्ति थी कि तमाम आविष्कार, तमाम प्रगति के रास्ते पर वो आगे बढ़ते चले गए। विनोबा भावे जी ने नागरी लिपि के बारे में जितने गहरे और बहुत दूरगामी विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों का पूर्ण होना तो तय है। अब ये दूरी कैसी है, दूरी हम कैसे तय करेंगे, ये हम लोगों पे है। हमें अपनी पीढ़ी पर गर्व होना चाहिए कि हम अब भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तभी खड़ा कर पाएंगे जब इस युवा पीढ़ी का रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के क्षेत्र में, और इस राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट के मामले में, प्रतिबद्धता के मामले में अपना बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आपके दम पर ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया के आगे एक लक्ष्य रख दिया है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा। परिषद के जो उद्देश्य हैं, जिनको लेकर हम ऐसी जगहों से जुड़ते हैं जहां से हमें लगता है कि हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे, उन उद्देश्यों को लेकर जो चलते हैं उन्हें हम संक्षेप में आपसे साझा करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है देश की सभी भाषाओं और बोलियों को उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए। किसी भी लिपि से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन चूंकि नागरी लिपि राष्ट्रीय लिपि है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस लिपि का फैलाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस भाषा उस लिपि के भारत के पड़ोसी देशों की भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोर्स नागरी लिपि में प्रकाशित करवाना। पड़ोस से बाहर भी हम निकलते हैं और हम चाहते हैं संसार की सभी प्रमुख भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोर्स नागरी लिपि में प्रकाशित हो। नागरी लिपि परिषद का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती के कर कमरों से हुआ था। यह कोई नागरी लिपि परिषद कोई ऐसी संस्था नहीं है, बल्कि वो जो ऋषि कल्प थे विनोबा भावे, जिनके मन में ये था कि भद्रम, जैसा कि ऋग्वेद का एक और मंत्र है, भद्रम इच्छन्ति ऋषया स्वर्विताम दीक्षाम उपनिषदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमूर्धस्य जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। हम उस राष्ट्र के सम्मुख नमन करें जिन्होंने जो साधक थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के जीवन से सबसे पहले तपस्या की, तपस्या का जीवन व्यतीत करके सुख के साधनों को प्राप्त किया, और उनमें से बहुत बड़ा साधन है भाषा। गरीब कन्याओं को सिलाई भी सिखाई जाती है और सिलाई सीखने के बाद उनको सिलाई मशीन निःशुल्क दी जाती है। इसके साथ साथ मैं यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में ट्रस्टी हूँ। हम लोग वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। हम बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी हिंदी सीख रहे हैं
हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और कुछ हमारे स्वयंसेवक हैं जो घर में जाकर निःशुल्क हिंदी पढ़ाते हैं। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते, इवन चाय का कप भी नहीं पीते उनके घर में जाकर। तो ये हम वहाँ कर रहे हैं और हर साल वहाँ हम कवि सम्मेलन करते हैं। यहाँ से बहुत प्रसिद्ध कवियों को लेके जाते हैं और अमेरिका के लगभग 50 शहरों में हम कवि सम्मेलन कराते हैं वहाँ पर। तो जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी चाहने वाले हैं, कविता प्रेमी हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं। वो 200-300 की तादाद में आते हैं। उनको नाश्ते के साथ साथ हम लोग भोजन भी निःशुल्क करवाते हैं, कोई टिकट नहीं है वहाँ पर। और ये हमारी समिति की 50 शाखाएं तो अमेरिका में हैं, इसके अलावा इंडिया में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं। तो सभी लोग कवि सम्मेलन करते हैं। हर एक वर्ष छोड़कर हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाते हैं पूरी दुनिया से।